जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज आपके सामने डाइलेक्ट्रिक्स वाले लेक्चर को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स पर थोड़ा सा बेसिक सा चर्चा किया था। केवल डेफिनेशन पर आपके सामने जो है हमने बात किया था, आपको इसका परिभाषा बताया था और ज़्यादातर जो हम लोगों ने समय दिया था पिछला जो लेक्चर था उस पर वो था कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक कोई चालक था जिससे दूसरे चालक पर चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो एनर्जी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना ऊर्जा का हानि होगा, इस मुद्दा पर हम लोगों ने पिछले क्लास में विस्तार से चर्चा किया था। हम उम्मीद करते हैं कि वो बात आप समझे होंगे और उससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स जो आपको एनसीईआरटी में एक ही न्यूमेरिकल्स या दो न्यूमेरिकल्स है, हमारे ख्याल से एक ही न्यूमेरिकल्स है, उसको अगर आपने देखा होगा तो निश्चित तौर पे वो फार्मूला जो आप पढ़े हो उस फार्मूला से आपको वो सॉल्व हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन है उसमें और एकदम फार्मूला पुटिंग है। जो फार्मूला हमने आपको बताया था, केवल उस फार्मूला पर उसके सारे डाटा को आप रख दोगे, इजी वे में वो प्रश्न जो है वो हल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम डाइलेक्ट्रिक्स का चर्चा करना शुरू करेंगे और डाइलेक्ट्रिक्स हालांकि पिछले क्लास में आपको डेफिनेशन बताया था, लेकिन आज जो है ना विस्तार से हम लोग इस पर बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स है क्या। वैसे तो डाइलेक्ट्रिक्स का डेफिनेशन आप जानते हो, डाइलेक्ट्रिक्स का इस्तेमाल क्यों करेंगे हम लोग कैपेसिटर में, संधारित्र में, ये तमाम बातें जो है आज के वीडियो लेक्चर में आप देखने वाले हो। तो सबसे पहली बात, जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने बताया था, डाइलेक्ट्रिक्स परावैद्युत एक नॉन कंडक्टर मटेरियल होता है। आप इसको इंसुलेटर बोल सकते हो, अचालक बोल सकते हो। बात समझ में आया? माने जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो, एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री ना हो, अर्थात जिससे करंट होकर के गुजर नहीं सके। हम ऐसे पदार्थ को फिजिक्स की भाषा में खास करके क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटर में, इसको जो है हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। वैसे ये नॉन कंडक्टर मटेरियल ही होता है। समझ में आया बात? और हमने इसका डेफिनेशन भी वही लिखा है, द सबस्टांस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज नॉन एज डाइलेक्ट्रिक्स। वैसे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक ना? और मूल रूप से परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के परावैद्युत पदार्थ होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स जो होंगे दो तरह के होंगे। पहला जो टाइप होता है डाइलेक्ट्रिक्स का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो दोनों में फर्क क्या है? हिंदी में वैसे ध्रुवीय अध्रुवीय और एक को जो है ध्रुवीय बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो आप समझ लो। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, अगर हम आपको एक बहुत ही सामान्य सा अगर दोनों के बीच का डिफरेंस बताना चाहे तो आप थोड़ा सा केमिस्ट्री का सहारा लीजिए और उसके थ्रू आप समझ लीजिए। ज्यादातर जिसमें आप देखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड हो, सह संयोजक बंधन से बंधा हुआ कोई यौगिक होता है, तो मूल रूप से ऐसे यौगिक को हम लोग बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये बंधन कैसा होता है, जैसे आप मान लीजिए हम H2 लिए हैं, H2 लिए हैं यानी हाइड्रोजन गैस, तो बेसिकली इसमें भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी होता है। तो जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ेगा ना, तो ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। साझेदारी, तो साझेदारी वाला जो बॉन्ड होता है, साझेदारी जब इलेक्ट्रॉन का हो और उसके बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक ना? तो जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ यौगिक आपको मिले, कंपाउंड मिले, हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं क्या चीज, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। क्लियर है बात? पहला तो आपके सामने हमने ये एग्जांपल रखा, ये एग्जांपल आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दूसरा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जब भी आप देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, हम यहाँ पर एग्जाम्पल इसका लिए HCl। तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जब भी आता है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने देने की वजह से ये बंधन बनाया है, बॉन्ड जो बना है वो इलेक्ट्रॉन को लेने देने से बना है। तो बेसिकली ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, अध्रुवीय परावैद्युत। बात समझ में आया? तो परावैद्युत जो है वो दो प्रकार के होंगे, एक को बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर, एक को बोलते हैं हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और दोनों में क्या डिफरेंस बेसिक हो सकते हैं, इसको हमने आपको बता दिया केमिस्ट्री के आधार पे। बात समझ में आया? अब हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है।
ठीक ना। तो देखिए पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पहले हमने आपके सामने रखा है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब ये होता है कि वैसे पदार्थ जिसमें जिसके किसी भी मॉलिक्यूल को ले लो तो उसके दोनों चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो और प्रोटॉन जो घूम रहे हैं वो, ये प्रोटॉन तो खैर सेंटर में बैठा रहता है, तो इसका दोनों का जो सेंटर होना एक ही जगह पर जब लाई करे, दोनों का सेंटर जब एक ही जगह पर रहे, तो ऐसे परिस्थिति में इस कंपाउंड को या इस पदार्थ को हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखो माने आप गौर करना, कोई भी अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें भी, या कोई एटम वहीं ले लो तो उसमें आपका जो प्रोटॉन होगा यानी पॉजिटिव चार्ज होगा उसका सेंटर कहां पे होगा, न्यूक्लियस के केंद्र में, और इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूमेगा उसका भी सेंटर कहां होगा, यहीं पर। तो जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर एक ही जगह पे लाई करे, इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना, समपाती होना, ठीक ना, एक ही जगह पर लाई करे, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे अध्रुवीय परावैद्युत। ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है चल रहा है, इसका जो ज्योमेट्री वगैरह जो हम देख रहे हैं उसके आधार पर आपको हम बता रहे हैं, ठीक ना। और यही डेफिनेशन हम लोगों को विशेष तौर पर जो है वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड्स विथ द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, माने वैसा अणु जिसमें धनावेश तथा ऋण आवेश का केंद्र संपाती हो। संपाती हो का मतलब आप समझ रहे हो, संपाती हो का मतलब होता है कि जिसका जो मॉलिक्यूल जो होगा ना वो एक ही लाइन पर, मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो होगा वो एक ही लाइन पर लाई करे या एक ही सेंटर हो दोनों का। तो हम लोग ऐसे जो भी पदार्थ होंगे उन पदार्थों को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जैसे आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो हमारे पास जो है एक मटेरियल है और ये बेसिकली ये मटेरियल जो है वो मान लेते हैं कि नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होने का कंडीशन क्या है, तो नॉन पोलर होने का कंडीशन ये है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर है ना वो एक ही हो, इन दोनों के बीच में हो। पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज का जो सेंटर जो होगा ना वो एक ही पॉइंट पर हो, दोनों कोइंसाइड करे, एक ही जगह पे हो, ठीक ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, या आप इसी को अध्रुवीय मॉलिक्यूल अणु कहेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल में क्या खासियत है, तो ऐसे मॉलिक्यूल के प्रत्येक मॉलिक्यूल में अगर देखोगे, बेसिकली ऐसे समझो आप, H2 जब आप बनाए ना तो H2 जो बना है वो साझेदारी की वजह से बना है, माने इसने एक इलेक्ट्रॉन और इसने एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करवाया, इसका मतलब ना इस पर कोई चार्ज आया ना इस पर कोई चार्ज आया। तो जब चार्ज आया ही नहीं इसका मतलब ये विद्युत द्विध्रुव बना नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना नहीं। इसीलिए इसका अगर आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। ओवरऑल भी जीरो होगा और प्रत्येक मॉलिक्यूल का भी जीरो होगा। तो पहला कहानी ये है, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है। इन बातों को पहले आप समझ लो, बाद में हम लोग देखेंगे कि हम इनका इस्तेमाल कैपेसिटर में क्यों करते हैं। पहले आप ये मटेरियल के बारे में समझ लो, ठीक है बात। चलो आ जाओ फिर इस पर। तो अध्रुवीय का मतलब क्या हुआ, समझ गए, जिसका प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज का सेंटर एक जगह पे लाई करे, कोइंसाइड करे, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। और ऐसे मटेरियल का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट जो होता है, पी का वैल्यू जो होता है ऑलवेज जीरो होता है, हमेशा जीरो होगा। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, अगर आप ऐसा करो कि इस टाइप के मटेरियल में आप बाहर से विद्युत क्षेत्र दे दो, ठीक है, तब जाकर के इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हम उस मुद्दा पर चर्चा करते हैं। देखो जिस समय आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड था जीरो, जिस समय आपने जिस समय ना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया उस समय इसका डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो, क्योंकि इसका सब का सेंटर जो था वो एक ही था, ये डाइपोल एक्चुअली में बन ही नहीं रहा था। आप समझ गए। तो वैसे एक बात ध्यान रखना, नेट जो चार्ज होता है वो तो आप ऐसे भी जानते हो कि वो जीरो होता है, लेकिन यहां पर डाइपोल अगर बन जाता ना तो उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जब आप विद्युत क्षेत्र नहीं देते हैं उस समय इसका डाइपोल क्या होता है, जीरो। अच्छा, आप ऐसा करो कि इसी मटेरियल में, जो मटेरियल है इसी मटेरियल में क्या करो ना कि आप बाहर से ना विद्युत क्षेत्र दे दो, बाहर से आप क्या करो, इसके ऊपर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दो। मान लो हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ई, तो अब होगा क्या, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा,
और इसका जो निगेटिव चार्ज होगा वो भागना चाहेगा उसके अपोजिट, क्योंकि आप लोग ये बात शुरू के चैप्टर, शुरू का जो टॉपिक है उसमें पढ़े हो, हालांकि इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरू वाले चैप्टर में ही आप पढ़े हो, विद्युत क्षेत्र वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हमेशा जो है ना निगेटिव चार्ज चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अपोजिट लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है। ठीक है बात। इसीलिए जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सब के सब पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे, निगेटिव उल्टा शिफ्ट हो जाएगा, और भी जितने भी होंगे सब आप देखोगे तो वो इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ में आया। जितने भी आपको मॉलिक्यूल इसमें देखने को मिलेंगे वो सभी मॉलिक्यूल जो है अपना अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से कर लेंगे, लेकिन ये काम होगा कब? ये काम होगा तब जब बाहर से आप विद्युत क्षेत्र दोगे। तो विद्युत क्षेत्र दोगे तो अब आपको पता है कि इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो जब आप बाहर से विद्युत क्षेत्र दोगे ना तो इसमें आप देखोगे इसका जो है ना एक सरफेस का लेयर इधर बन जाएगा, ई वाला लेयर, और एक लेयर जो है इसके अपोजिट में भी बनेगा इधर। तो आप देखिएगा इधर जो है वो निगेटिव चार्ज का लेयर बनेगा। हम केवल दर्शाने के लिए बाहर में ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना कि निगेटिव निगेटिव ही बनाएगा। बेसिकली ये जो दिख रहा है ना आपको एक लेयर जो इधर दिखेगा चार्ज का, वो चार्ज का लेयर हम इधर दर्शा रहे हैं माइनस के रूप में। उसी तरह से ये वाला जो है पॉजिटिव चार्ज का लेयर बनेगा उसको हम इस साइड से दर्शा रहे हैं। तो आप जरा गौर करना इस पॉइंट पर, अंदर का जो पॉजिटिव निगेटिव है एक दूसरे को कैंसिल करके खत्म कर देगा, लेकिन बाहर का ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसके बाहर माने एक जो है आपका राइट साइड में और एक जो लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में जो है वो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड जो है निगेटिव। बाहर से अगर आपने विद्युत क्षेत्र दिया तो उस परिस्थिति में अब जरा सोच कर देखिए, क्या निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फिर से डाइपोल बना, और डाइपोल जो बनेगा उसके बीच में डिस्टेंस भी होगा। इसका मतलब ये होता है कि अब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। और साथ में आप याद रखिएगा ये घटना कब घटेगा? जब आपने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी जीरो जब नहीं होगा तब ये ऐसा होगा। अब पॉइंट पर आते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो इसमें चार्ज जो है ना वो शिफ्ट हुआ है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में चला गया, निगेटिव चार्ज जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट गया है। बेसिकली ऐसा घटना घटा है, लेकिन याद रखिएगा इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो जाएगा। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव चलता है, तो एक विद्युत क्षेत्र इसके विपरीत दिशा में डेवलप होगा। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड विद्युत क्षेत्र, यानी पोलराइजेशन की वजह से यह विद्युत क्षेत्र आया। तो यह शब्द कहां से आया? पोलराइजेशन क्या है, ध्रुवन क्या है? ध्रुवन हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे, अभी इसी में आज के ही लेक्चर में हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना बात समझ लो, पोलराइजेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, चार्ज का अलग अलग होना। ठीक है, ध्रुवन का मतलब बंटवारा होना। अब बंटवारा यहां पर तो हुआ है, ये आप देख रहे हो, लेकिन ये जो अंदर में जो विद्युत क्षेत्र बनेगा ना, वो विद्युत क्षेत्र का मान बाहर वाले के विद्युत क्षेत्र के मान से हमेशा कम होता है। यानी कि अगर हम आपसे बोले कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में बताइए कितना होगा, तो जितना आपने बाहर से दिया है और जो उसके अंदर में पोलराइजेशन की वजह से डेवलप हुआ है उसको घटा दोगे तो जो आया यही हमारा क्या होगा? नेट विद्युत क्षेत्र होगा। किसके अंदर? ध्यान रहे, इस मटेरियल के अंदर जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा ना, वो नेट विद्युत क्षेत्र बाहर से दिए गए विद्युत क्षेत्र और इसके अंदर डेवलप जो हुआ विद्युत क्षेत्र, इसके वजह से जो आ रहा है उसको घटा दो तो जो आया वो हमारा नेट वैल्यू आएगा। तो यहां पर आपको ईपी का मतलब याद रखना है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि ध्यान रखना ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है ये आवेशों के वितरण, आवेशों के ध्रुवीकरण की वजह से आया है, माने बंटवारा होने की वजह से ये आया है। और इसका वैल्यू जो होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है वो कम होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से आप दे रहे हो इसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, खास करके पराविद्युत के केस में। यही अगर मान लो कंडक्टर होता, चालक होता, तो ये दोनों का वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है। इसीलिए अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जीरो होता है। कोई भी कंडक्टर हो उसके अंदर का जो विद्युत क्षेत्र नेट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो याद रखना है कंडक्टर नहीं है ये क्या है?
इंसुलेटर है, अध्रुवीय परावैद्युत है, परावैद्युत पदार्थ है। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ये हाल होता है, और हमने जो आपको बताया ये पूरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से अगर आप पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में भी जाओगे तो सेम घटना घटेगा, लेकिन उसमें जो घटना घटेगा ना, उससे पहले उसका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए, अध्रुवीय का मतलब क्या होता है, पूरा बढ़िया से इसको समझना। अध्रुवीय का मतलब ये होता है कि इसका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक नहीं होगा। हम लोग बात किए थे HCl का, तो HCl मान लो एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, तो इन दोनों का जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो बनेगा, एक पर निगेटिव चार्ज और एक पर पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों का सेंटर जो है ना वो अलग अलग होगा। तो सेंटर जब दोनों का अलग अलग होगा, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इसका अगर सेंटर अलग अलग होगा, इसका मतलब ये होता है कि अब इस मॉलिक्यूल का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 नहीं होगा, यानी कि उसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। और इससे पहले वाला में क्या हुआ था, दोनों का सेंटर एक ही जगह पे होता था, इसीलिए पिछला जो था उसमें कोई पॉजिटिव क्या बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वो 0 आया था। क्लियर है पॉइंट। यहां पर क्या है, प्रत्येक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये बात लिख देते हैं, मॉलिक्यूल लेवल पर हम यहां पर लिखते हैं। चलो मान लो एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, ठीक ना, एक क्लोरीन है, इसका सेंटर निगेटिव में चुकी रहेगा, एक पॉजिटिव है, हाइड्रोजन है, तो ठीक ना, इसका जो सेंटर रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 नहीं होगा। मॉलिक्यूल की बात करें, ध्यान दें मॉलिक्यूल की बात चल रहा है। अच्छा जी, अब यहां पर अगर मान लो उसी प्रकार से हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बना दे, जैसा कि पिछले जो स्लाइड था उसमें हमने बनाया था, आप उसी तरह से समझ लो। देखो इसमें बेसिकली होगा क्या ना, कि इसमें पहले से ही क्या करेगा, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस बना करके रखेगा, एक प्लस एक माइनस इस तरह से ये बना के रखेगा, क्योंकि दोनों का सेंटर जो है ना इस बार सेम नहीं है। इसका मतलब ये पहले से ही क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बन के तैयार रहेगा। हालांकि ये रैंडम अरेंज होता है, हम इसको सिस्टमैटिक तरीका से अरेंज कर दिए। रैंडम का मतलब होता है जहीं तहीं अरेंज होता है वो, आप ऐसे समझ लो। हम फिर से आप इसको यहां पर जो है ना एक बार ड्रॉ करके बता देते हैं। मान लो एक पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर होगा। मान लो एक जो है ना इस तरह से अरेंज है, पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर होगा। सिमिलर तरीका से आपका जो है ना ये जहीं तहीं अरेंज होता है, ऐसे इस तरह से अरेंज होगा, ठीक ना, ऐसे माने किसी भी तरीका से जो है ना रैंडम जहीं तहीं जो है ना अरेंजमेंट इसका रहता है, ठीक ना, इस तरह से। तो ऐसे आप समझो कि एक का डाइपोल इधर है तो दूसरा का डाइपोल इधर होगा, एक का डाइपोल फिर इधर है तो दूसरा का डाइपोल। डाइपोल जो होता है ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ये हमने आपको पहले बता रखा है। तो एक बात याद रखना, प्रत्येक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वो 0 कभी नहीं होगा, ये बात हमने पहले बता रखा है। किसमें, ध्रुवीय में। माने पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो तो उसका डेफिनेशन हमने लिखा है, और मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। माने वैसा अणु जिसके धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, माने एक लाइन पे नहीं होता है, एक पॉइंट पर नहीं होता है, एक ही सेंटर दोनों का नहीं होता है, अलग अलग सेंटर होता है। इसीलिए इसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो 0 नहीं होता है। लेकिन अगर पूरे का पूरे परमाणु पूरे के पूरे पदार्थ में बात करें, पूरा का पूरा सबस्टांस में बात करें, तो नेट जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा ना फिर 0 होगा, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट होता है ना वो उल्टा पुल्टा जैसे तैसे होता है। इस वजह से एक पॉजिटिव एक निगेटिव जो होता है ना एक दूसरे को कैंसिल करके समाप्त कर देते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप ध्रुवीय पदार्थ की बात करें, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की बात करें, तो उस केस में नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा, ये 0 नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा। क्लियर है पॉइंट। और इससे पहले वाला में क्या हुआ था, नेट भी 0 हुआ था और एक मॉलिक्यूल का भी 0 हुआ था। क्लियर पॉइंट। अच्छा, अब हम लोग ये बात जान चुके हैं कि इसका नेट पदार्थ का जो नेट है, हमें तो मॉलिक्यूल पर बात करना था, लेकिन हम इस्तेमाल तो पदार्थ करेंगे ना। तो पदार्थ जो है ना इस पर भी हम बाहर से विद्युत क्षेत्र दे सकते हैं।
और बाहर से विद्युत क्षेत्र देंगे तो फिर क्या होगा, सेम घटना घटेगा जो आपका इससे पहले अध्रुवीय में घटा था। बात समझ रहे हो कि नहीं, जो अध्रुवीय में घटा था ना वही घटना आपका यहां पर भी घटेगा। समझे बात को, यानी अगर आपने इसको जो है बाहर से विद्युत क्षेत्र दिया है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने दिया है, तो इसमें फिर से वैसा ही अरेंजमेंट सबका एक जैसा होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव का अरेंजमेंट जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। माने पहले रैंडम जैसे तैसे जो फैला हुआ था ना, वैसे रैंडमली जैसे तैसे फैला नहीं रहेगा, अब ये अरेंज हो जाएगा। बात समझ गए, इस तरह से। और फिर आप देखोगे तो एक लेयर इधर बनाएगा, एक लेयर इधर, इधर वाला जो है पॉजिटिव लेयर बना लेगा, इधर वाला जो है वो निगेटिव लेयर बना लेगा। तो अब फिर अगर आप देखोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डेवलप हो जाएगा, एक तो उधर है ही, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देखोगे फिर से, तो ई और माइनस क्या होगा, ईपी, यानी पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से आपका घटना यही घटेगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, तो एक में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, एक में पोलराइजेशन कम होगा। जैसे कि आप देख लो, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो होता है इसमें पोलराइजेशन जो है वो ज्यादा होगा, और ध्रुवीय वाला जो था उसमें पोलराइजेशन जो होगा वो कम होगा। बस फर्क यही रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों का जो फर्क है जो हमने पूरा डिटेल बताया उसके आधार पर आप कर सकते हो, लेकिन दोनों लास्ट में वही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, तो अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान को घटा रहा है। कोई ज्यादा घटा रहा है, कोई कम घटा रहा है, लेकिन घटा रहा है, यही काम हो रहा है। इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान एक्चुअली में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यही डिक्रीज करवाने के लिए हम लोग परावैद्युत पदार्थ का जो है इस्तेमाल करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में। परावैद्युत पदार्थ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर में, संधारित्र में, ठीक ना। तो पहले तो आप जो है ये तमाम बातें को एक बार बढ़िया से, माने जो बात हमने बताया है इस पर आप सोचना विचारना कि परावैद्युत पदार्थ क्या है। एक नॉन कंडक्टर मटेरियल है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन पोलर, एक पोलर। नॉन पोलर और ध्रुवीय में कौन सा बॉन्ड बना रहता है, पदार्थ के अंदर में कौन सा बॉन्ड बना रहेगा, सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहता है। और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ध्रुवीय परावैद्युत में कौन सा बंधन बना रहेगा, इसमें बना रहेगा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये बात पहला स्लाइड का था। दूसरा कि आप जो है ध्रुवीय अध्रुवीय परावैद्युत किसको बोलेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हम उसको बोलेंगे जिसका प्लस और माइनस, पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे लाई करे, माने एक ही जगह पर हो, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और ध्यान रखिएगा, जब आप इस पर कोई बाहर से विद्युत क्षेत्र नहीं देते हैं तब प्रत्येक मॉलिक्यूल और पूरे सिस्टम का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन जैसे ही आपने इस पर बाहर से विद्युत क्षेत्र देना शुरू किया तो पता चलेगा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो है वो पोलराइज हो जाएगा, ध्रुवीकृत हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। या ये कह दो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जाएगा अंदर में। बात समझ में आया, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव जो है चार्ज शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये कब, जब बाहर से आप विद्युत क्षेत्र दो, यानी विद्युत क्षेत्र जब 0 नहीं होगा तब ऐसा घटना घटेगा। अब अंदर में बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपने बाहर से दिया है उसमें अंदर जो डेवलप होगा, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ डेवलप होगा, उसको घटा दो, जो आएगा वो आंसर, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर में। फिर आपका जो अगला है वो है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ध्रुवीय परावैद्युत। तो ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होगा, दोनों का सेंटर प्लस माइनस दोनों का सेंटर जो है एक ही नहीं होगा, अलग अलग होगा। यानी नेट किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ओवरऑल पूरे पदार्थ की बात करोगे तो उस समय इसका 0 होगा। बाहर से विद्युत क्षेत्र दोगे तो वही घटना घटेगा जो आपने देखा था इससे पहले नॉन पोलर में, और ध्रुवीय में जो घटा था वही घटना यहां भी घटेगा। समझ में आया पॉइंट? हाँ, लेकिन याद रखिएगा किसी में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, बस यही फर्क है और कोई विशेष फर्क नहीं है। चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पर। यहां तक तो खैर हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल पर इसको जरूर सेंड करेंगे, तो आप जो है फिजिक्स पाठशाला टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा। और अगर आपको वो ना मिले टेलीग्राम चैनल, तो हमने आपके सुविधा के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे रखा है,
आप वहां से जो है इसको डाउनलोड कर वहां से जो है आप इसको सर्च करके आप डायरेक्ट सर्च करना क्या है, डायरेक्ट आपको वहीं पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप वहां से ये काम कर सकते हो। तो इसका हम पीडीएफ जो है आपको शेयर कर देंगे, ठीक ना। ये वाला जो लेक्चर है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलो अब आते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, जिसका जिक्र हम पहले भी किए थे। अभी थोड़ा देर पहले जो है पोलराइजेशन जैसा जो वर्ड है ना, इस वर्ड का ही हम आपके सामने जो है जिक्र किए। ठीक है, चलिए देखो, पोलराइजेशन प्राविद्युत का ध्रुवण होता क्या है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बात की है, एक बार और आपके सामने इसका चर्चा रख देते हैं। देखो एक्चुअली में अगर आपके पास किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का अगर मान लो प्राविद्युत पदार्थ है और उसके ऊपर में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, वैसे भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज तो होते ही हैं। हाँ, किसी में आप देखोगे नॉन पोलर जो होते हैं उसका सेंटर अलग अलग होता है, माने सेम होता है, और नॉन पोलर अगर होता है तो उसका सेंटर अलग अलग होता है। तो मान लो हम कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक्स उठा लिए और इसको हमने बाहर से दिया विद्युत क्षेत्र। तो बाहर से अगर आपने इस पर विद्युत क्षेत्र दिया ना, तो ध्यान रखना बाहर से विद्युत क्षेत्र देने की वजह से ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को अलग अलग शिफ्ट करवा देगा। मतलब एक साइड निगेटिव चार्ज इधर जाकर के शिफ्ट हो जाएगा और एक साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। माने ओवरऑल नेट चार्ज बोले लेयर बन जाएगा, एगो अंदर में भी चार्ज होगा लेकिन पॉजिटिव निगेटिव करके वो जीरो उसको हम मान लेते हैं। ठीक ना, तो बाहर से जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पोलराइज किया धीरे धीरे करके, वो जो है माने दोनों पर जो बल लगा उस बल लगने की वजह से वो इस तरह से थोड़ा सेपरेट हुआ। बात समझे। तो बाहर से जब आप विद्युत क्षेत्र देते हैं ना, तो उस केस में इसके अंदर में एक जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उल्टा डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ध्रुवण की वजह से यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। एक्चुअली में निगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप बोल सकते हो कि हमारे पास जो परावैद्युत पदार्थ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक द्विध्रुव बना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है। कैसे बना है तो देख लो, निगेटिव पॉजिटिव के कारण द्विध्रुव बनता है, बन गया। लेकिन ये कब बनेगा, जब बाहर से आप विद्युत क्षेत्र देते हो। तो द्विध्रुव बनने का ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को आप जो है परावैद्युत का ध्रुवण बोल सकते हो, या पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को अलग अलग माने फेस के ऊपर में जो है डेवलप होने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप ध्रुवण बोल सकते हो। दोनों में से किसी को भी बोल सकते हो। हमने परिभाषा लिखा भी है, एक बार परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में जब रखते हैं, देन equal and opposite charges will be induced on the surface of dielectrics due to separation of effective positive and negative centers। तो उस केस में किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स का पॉजिटिव निगेटिव जो सेंटर है उसको सेपरेट होने की वजह से इसके सतह के ऊपर में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो है ना वो प्रेरित हो जाएगा या एपियर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आवेशों का ध्रुवण, परावैद्युत का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। वही बात हिंदी में भी हमने लिखा है, किसी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके दोनों फलकों पर, दोनों जो सरफेस है उस पर बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश प्रेरित होने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक ना। तो परावैद्युत का ध्रुवण से आप समझ रहे हो कि क्या होता है। तो परावैद्युत का ध्रुवण हम इसे बोलते हैं। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, पोलराइजेशन जो होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी ये इसका डायरेक्शन फिक्स होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हो तो पोलराइजेशन जो है पॉजिटिव का किधर होगा, निगेटिव का किधर होगा, ये फिक्स होता है। ठीक ना। तो बेसिकली इसीलिए पोलराइजेशन जो है इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे चार्जों का, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। माने उतना ज्यादा चार्ज जो है ना वो खिंचाव महसूस करेंगे और उसकी वजह से वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे या अलग अलग विखंडित होंगे। तो ऐसे परिस्थिति में आपसे अगर कोई बोले कि पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, तो पोलराइजेशन का परिभाषा तो ये आप लिख दोगे। ठीक है, ये पोलराइजेशन का जो है ये डेफिनेशन है, ये तो आप लिख दोगे। लेकिन ध्यान रखना, पोलराइजेशन का बेसिक अगर आप मतलब जानना चाहते हो तब पोलराइजेशन जो होता है ना, पोलराइजेशन, हालांकि संयोग ऐसा है कि पोलराइजेशन जो होता है ना इसको भी हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक ना, खाली बस इसको कैपिटल पी से आप डिनोट कर लेना, कैपिटल पी आप यहां पर लिख लेना। ठीक ना, नहीं तो एक काम करते हैं हम दूसरे पेज में जो है ये बात बता देते हैं आपको। पोलराइजेशन जो होता है
यानी कि आवेशों का जो ध्रुवण होता है, आवेशों का जो ध्रुवण होता है जिसमें एक निगेटिव प्लेट बना लेता है, एक पॉजिटिव प्लेट बना लेता है। और ये कब होता है? जब आप इसको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो तो उल्टा डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जिसको पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। देखो, तब पोलराइजेशन का अगर आप मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन जानना चाहते हो, तो पोलराइजेशन का अर्थ होता है मैथमेटिकली, मैथमेटिकली यहां पर हम लिखते हैं द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट पर यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल is known as, is known as polarization, पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल बात आपको हम यहां पर बता रहे हैं, हालांकि और भी चीजें आगे ऐड करेंगे, लेकिन ये पॉइंट पहले आप याद रखना। इसका हम हिंदी भी कर देते हैं, परेशान नहीं होना है। ये हम लिखे क्या है, देखो हमने यहां पर आपको ये बात जो लिख करके जो दिया है, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो इसका अर्थ क्या है, ये हम हिंदी यहां पर लिख देते हैं, लेकिन तत्काल में आपको जो है ना समझने के लिए इसका मैथमेटिक्स जो है यहां पर हम लिखते हैं। देखो पोलराइजेशन का मतलब होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने इस पर बाहर से विद्युत क्षेत्र दिया है तो इसका एक द्विध्रुव बन जाएगा, अंदर में द्विध्रुव बनेगा, और इस द्विध्रुव का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ये जो मटेरियल है जिसको आप बोलते हो डाइलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक ना, परावैद्युत, परावैद्युत। तो इस परावैद्युत मटेरियल का जो एक अंदर में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का लेयर बना, इसकी वजह से इसमें एक द्विध्रुव बना, तो उस द्विध्रुव का कुछ ना कुछ तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण हम मान लेते हैं P है और नेट द्विध्रुव आघूर्ण है, और बट्टा वॉल्यूम माने द्विध्रुव जो है उसका कुछ ना कुछ तो आयतन होगा। तो उसके प्रति इकाई आयतन में जितना ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, उतना ज्यादा इसका पोलराइजेशन होगा, यानी वही पोलराइजेशन का एक्चुअल वैल्यू होगा। तो ये पोलराइजेशन का फॉर्मूला हो गया। संयोग से पोलराइजेशन को भी लोग जो है ना P से ही डिनोट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें कैपिटल P लोग लगा लेते हैं। हम लोग कैपिटल P और ये स्मॉल p में जो है थोड़ा सा डिफरेंस खाली रखे, ध्यान रखेंगे। और नेट डाइपोल मोमेंट, इसको डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, नहीं हो तो यहां पर लिख देते हैं ये है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। हिंदी में बोलो तो इसी को बोलते हैं हम लोग द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बात, तो ये पॉइंट आप याद रखना। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम आयतन, तो प्रति इकाई आयतन में जितना ज्यादा इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा उतना ज्यादा इसको हम लोग बोलेंगे इसके पास पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन बराबर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट बट्टा वॉल्यूम। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, पोलराइजेशन का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और आपको एक बात हमने बताया अभी, ये पॉइंट तो आप जरूर रखना याद, इसको स्टार बना करके हैश बना करके जो भी हो, लेकिन याद रखना इसको क्या। तब पोलराइजेशन जो होता है ना, पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक इज डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माने बाहर से आप जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र दीजिएगा उतना ज्यादा आवेशों का पोलराइजेशन होगा। ठीक है पॉइंट। तो हम यहां पर पहले तो एक चीज है इसको सेलेक्ट करके देखते हैं, ये जो हमारा टर्म है इसको हम छोटा करके देखते हैं। रुक जाओ 1 मिनट, इसको हम छोटा कर लेते हैं। पहले ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और ये जो हम लोग अभी डेफिनेशन लिखे हैं इसको भी थोड़ा ऊपर करके इसको भी छोटा कर लेते हैं। ठीक ना, इसका हम हिंदी कर देते हैं। लेकिन अभी आप पहले तत्काल में समझ लो क्या बोल रहे हैं हम। हमने कहा पोलराइजेशन जो होता है ना, पोलराइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। माने जितना ज्यादा आप विद्युत क्षेत्र बाहर से दीजिएगा उतना ज्यादा ध्रुवीकरण होगा। यह बात हमने आपको पहले भी बताया है। तो सीधी बात है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पर आप चाहो तो वेक्टर साइन भी लगा सकते हो क्योंकि दोनों वेक्टर होता है। अच्छा, पोलराइजेशन, यहां पोलराइजेशन P फॉर पोलराइजेशन, यहां पर P का मतलब डाइपोल मोमेंट है। याद रखना ये दोनों का सिंबल जो होता है वो सेम होता है, खाली एक को कैपिटल से एक को स्मॉल से डिनोट करते हैं। ठीक ना, तो यहां से आप इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे बराबर लगाओगे तो एक सिंबल लगाओ, इसको बोलते हैं चाई, और चाई और इनटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया पोलराइजेशन का, एक फार्मूला हमारा ये हो गया। तो ध्रुवीकरण का दो फार्मूला हमारे सामने आया। ये चाई क्या है, तो ये कांस्टेंट होता है। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, वेयर ये जो है ना एक्स जैसा ही दिखता है लेकिन ये एक्चुअली में एक्स है नहीं। ठीक ना, एक्स है नहीं, इसको चाई पढ़ते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युतीय प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है गुण, तो जिसमें ये विद्युत धारा को इधर उधर करने का प्रवृत्ति ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, यानी विद्युतीय प्रवृत्ति जो है उसमें ज्यादा है। और जिसमें विद्युतीय प्रवृत्ति ज्यादा होगा याद रखिएगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। जिसमें विद्युतीय प्रवृत्ति का मात्रा कम होगा उसका ध्रुवीकरण भी कम होगा। तो ये पोलराइजेशन का पूरा कहानी है, हम पूरा डिटेल में आपको पोलराइजेशन को समझाए हैं। तो ये ध्रुवीकरण का बात पूरा आप याद रखिएगा। वैसे ध्रुवीकरण का मतलब होता है बंटवारा करना। ठीक है, तो बंटवारा करने वाला ही काम हो रहा है, लेकिन वो बंटवारा करने वाला जो काम है उसका डेफिनेशन अगर आपसे पूछ दे कि क्या होता है तो एक डेफिनेशन हमने पहले बताया है। उसके बाद मैथमेटिकली इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, आयतन जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपसे ये बात पूछा जाता है कि पोलराइजेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के बाद क्या होगा, तो अगर आप विद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा क्योंकि ये एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट के द्वारा हमने ये फॉर्मूला निकाला। अब आपके लिए एक वर्क रहा कि आपको ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन, किसी भी परावैद्युत का जो ध्रुवीकरण होता है पोलराइजेशन होता है, इस पोलराइजेशन का फॉर्मूला के आधार पर बताना है कि ऐसा मात्रक क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ये चीजें आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक ना, वैसे बड़ा सिंपल बात है, आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है। चलो इसका हम हिंदी कर देते हैं। देखो आप इसका हिंदी लिख लेना इस तरह से, गणितीय रूप में, गणितीय रूप में, गणितीय रूप में। वैसे इसका हम हिंदी करके आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर जो आपके लिए हम छोड़ेंगे तो वो हम दे देंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक ना, तो इसीलिए ये बात अगर आप समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसका हम हिंदी लिख करके ही भेजेंगे, आप वहाँ पर अपना जो है टेलीग्राम चैनल से इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत नियतांक। तो ये परावैद्युत नियतांक क्या होता है, देखो परावैद्युत नियतांक कहने का मतलब ये होता है कि आपने जो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया था, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारे पास था, और वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई भी हो सकता है,
नॉन पोलर, पोलर हमने कंडीशन आपको बता रखा है कि पोलर किसे बोलते हैं, नॉन पोलर किसे बोलते हैं, उसका क्या शर्त है, वो चीजें हम आपको बता रखे, उस पर चर्चा हमने विस्तार से किया है। फिर उसके बाद का जो टॉपिक है पोलराइजेशन वगैरह, तो इसका भी हमने आपके सामने अभी चर्चा किया, विस्तार से चर्चा किया। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप उस चीज को एक बार और देख करके पढ़ सकते हैं, या डेफिनेशन को देख करके आप जो है उसको समझ सकते हैं। चलिए, उसके बाद हमारा जो अगला है वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि अगर आपके पास कोई परावैद्युत पदार्थ है, तो उस परावैद्युत पदार्थ का कुछ ना कुछ अपना जो है सामर्थ्य होगा, जिसके दम पर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को जो है थोड़ा सा प्रभावित करने का काम करेगा। एक बात समझ लीजिए, अगर आपने किसी के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से दिया है, कोई भी हो, कोई भी परावैद्युत पदार्थ हो, अगर आपने उसके ऊपर क्या किया है, बाहर से अगर आपने विद्युत क्षेत्र दिया है, तो ध्यान से समझना इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने इसको बाहर से दिया है, तो सीधी सी बात है कि ये क्या करेगा, एक लेयर पर निगेटिव चार्ज बना लेगा, एक लेयर पर क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसको बोलते हैं पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने चर्चा किया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसका आप निकालोगे ना, तो नेट जो होता है वो अप्लाइड यानी बाहर से दिया गया विद्युत क्षेत्र और पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को घटाने के बाद जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कांस्टेंट का डेफिनेशन कहता ये है कि बाहर से जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसको हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं क्या चीज से, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग के से। तो एक्चुअली ये के जो है वही के है, आप याद कीजिए, वेयर आप इस बात को जरूर याद रखिएगा, ये के वही के है, इसी को जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसी को आप इससे पहले बोल चुके हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को आप जो है ना इससे पहले के को बोल चुके हैं। ठीक है, यानी कि इसको आप हिंदी में बोले थे आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको आपने इससे पहले नाम दिया है। ठीक ना, इसीलिए आप ये पॉइंट याद रखिएगा, ये के वही है जो इससे पहले फॉर्मूला जो अब आप लिख रहे थे, तो के रिलेटिव परमिटिविटी को हम ऐसा लिखे थे, या तो के लिखे थे और नहीं तो आप यहाँ पर एप्सिलॉन नीचे आर लगा सकते हो। और हम आपको बताए भी थे कि इसका जब फॉर्मूला अगर आप लिखते हो ना, तो मीडियम कोई माध्यम हो उसका एप्सिलॉन और डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो यानी निर्वात का एप्सिलॉन, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद कीजिए, ये बात हमने आपको बताया था। और ये जो वैल्यू आपको निकाल करके दिया गया, ये वैल्यू एक्चुअली में यहीं से आता है। अगर इसका वैल्यू आप लिखोगे बाहर से दिया गया विद्युत क्षेत्र का, तो इसका लिखोगे ना, विद्युत क्षेत्र जो होता है कोई भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर ले लो, तो 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बट्टा आर स्क्वायर, इसके लिए भी लोग लिखोगे तो वही आएगा, खाली बस एप्सिलॉन जीरो के जगह पर आप एप्सिलॉन एम लिखोगे तो चौथा बट्टा जो है उछल के ऊपर चला जाएगा। तो उस परिस्थिति में जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके सामने यही फॉर्मूला आएगा। तो एक्चुअली में अभी जो है हम लोगों को सारा बात जो करना है वो विद्युत क्षेत्र के टर्म में बात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात करना है। इसीलिए हमने आपके सामने जो है ये वैल्यू रखा है, यानी ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर का नेट वैल्यू है। नेट वैल्यू की बात करें, पोलराइज की बात नहीं कर रहे हैं। पोलराइज तो केवल ये जो प्लेट पर जो चार्ज आया है उसकी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी बात हम कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है। तो जो बाहर से दिया गया है विद्युत क्षेत्र वो, और इसके अंदर जो डेवलप हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के अनुपात को आप बोलते हो परावैद्युत नियतांक। ठीक है, और ये परावैद्युत नियतांक क्या है इसका आपको बेसिक आइडिया हमने बता दिया। ये वही टर्म है जो आपने पहले देख रखा है, ठीक है, अपेक्षिक विद्युतशीलता के रूप में। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, परावैद्युत नियतांक भी बोलते हैं। ठीक ना बात। और इसका SI मात्रक जो होगा वो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये केवल नंबर में देगा। और ये बात भी हमने पिछले क्लास में आपको बताया है, अगर आपको ध्यान हो तो एक बार देख लेना जरूर। के का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 से अधिक होता है,
और के का वैल्यू हमने बताया है एयर मीडियम के लिए, वैक्यूम के लिए 1 लेना, जैसे पानी के लिए 80 लेना, कोई मेटल हो तो इनफाइनाइट लेना, इस तरह से हमने आपको लिखवाया है। तो वो बात को आप एक बार रिपीट कर लेना। यहां पर ये वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और वही डाइलेक्ट्रिक मीडियम की हम बात कर रहे हैं। तो पूरा कहानी तो हम लोग आज का जो लेक्चर है उसमें डाइलेक्ट्रिक्स पर ही कर रहे हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स का पूरा स्टोरी है। बात समझ में आया? तो ये डाइलेक्ट्रिक्स का पूरा स्टोरी है और हम उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। एक टर्म और आखिरी टर्म जिस पर हम चर्चा करेंगे, ये तमाम चीजें आपको पीडीएफ में जो है हम शेयर कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और उस टेलीग्राम चैनल से ये चीजें जो है आप ले लेना, वहां पर आप इसको नोट कर लेना, ठीक ना, उस पीडीएफ से। तो चलो, एक टर्म है परावैद्युत सामर्थ्य। देखो हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, परावैद्युत पदार्थ, ये शब्द को जरूर याद रखो, बार बार हम डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक माने वही परावैद्युत पदार्थ या अचालक पदार्थ। हम लोग कैपेसिटर जब पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटर की भाषा में अचालक बार बार शब्द का इस्तेमाल ना करके डाइलेक्ट्रिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है पॉइंट? देखो इसमें अगर आपने बाहर से विद्युत क्षेत्र दिया तो सीधी सी बात है कि निगेटिव चार्ज जो है इस तरह से जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है इधर से सेपरेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें जैसे मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल का पॉजिटिव निगेटिव चार्ज केवल लंबा होकर के रह जाएगा, ये नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर नहीं निकलेगा, याद रखना ये एक इंसुलेटर है, अचालक पदार्थ है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि बाहर से विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते गए, बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, तो ये जो मॉलिक्यूल है ना जिसके ऊपर फोर्स लगेगा, जैसे देखो ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये लंबा हो जाएगा लेकिन ये हटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। माने आपका निगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो टूट के बाहर नहीं निकलेगा। माने इसको अगर आपने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो ये कुछ इस प्रकार से बना लेगा, पॉजिटिव इधर जाएगा निगेटिव इधर जाएगा। लेकिन अगर आप विद्युत क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो ये बीच से टूट जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा। और अगर याद रखिएगा अचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा तो बाकियों का जो जितना भी मॉलिक्यूल है उसका भी धीरे धीरे करके टूटना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, बेसिकली जो हम अचालक ले रखे थे उस अचालक को ये कंडक्टर बना देगा, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में याद रखिएगा, इसको जब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो इस परिस्थिति में इसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, माने इसको बोलते हैं परावैद्युत का भंजन। भंजन माने टूटना, ठीक है। ये प्लस माइनस जो है टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक भंजन, यानी डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, इसका नाम हम लोग देते हैं बेसिकली। समझ गए पॉइंट को? अच्छा जी, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। तो अब बात यहां पर यह है कि जब आप विद्युत क्षेत्र दे रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र दिए और ये टूट गया, टूटेगा नहीं इतना जल्दी। आप बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, कोई ना कोई तो एक ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा जिसके बाद अगर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू थोड़ा भी बढ़ाया कि टूट जाएगा वो, यानी कि कितना ये मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है। तो जितना मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बर्दाश्त कर सकता है, जिस पर ये टूटे ना, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, जिस पर ये टूटे ना, उस मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र को, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फिर से आप समझ लो, अगर आपने किसी परावैद्युत पदार्थ पर बाहर से विद्युत क्षेत्र दिया तो इसकी बाहर से विद्युत क्षेत्र देने से इसका पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो पोलराइज होते हैं, ध्रुवीकृत होते हैं। लेकिन इसके मॉलिक्यूल से, कोई भी मॉलिक्यूल हो, इसके एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, इसके अणु से इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर नहीं निकलता, केवल इस तरह से खिंचाव महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपने बाहर से विद्युत क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया, हम बाहर से विद्युत क्षेत्र देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं, तब तो ये धीरे धीरे करके जो है इसका बीच का जो तनाव है वो बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये बीच से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तब बीच से जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चलना शुरू कर देगा। याद रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। लेकिन आप विद्युत क्षेत्र दे दे करके उसको तोड़ दिए, तो जैसे ही आपने तोड़ दिया तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन,
यानी विद्युत विभंजन। लेकिन याद रखिएगा, जब आप इसको खिंचाव महसूस करवा रहे हैं तो कोई ना कोई तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, जिस मैक्सिमम वैल्यू को इसका अणु सह लेगा। उसके बाद अगर थोड़ा भी बढ़ाए तो वो टूट जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का जितना मैक्सिमम वैल्यू को एक मॉलिक्यूल डाइलेक्ट्रिक का एक मॉलिक्यूल बिना टूटे सह सकता है, बिना टूटे यानी बिना विभंजन डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का सह सकता है, तो इसी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वही बात हमने लिखा भी है, पढ़ लो आप। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। माने किसी परावैद्युत पदार्थ के विद्युत विभंजन के बिना उस पर आरोपित किए जा सकने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अधिकतम मान को परावैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। यही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो है डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैक्सिमम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, इसी को आप बोलते हो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको आप परावैद्युत सामर्थ्य, इसको आप परावैद्युत सामर्थ्य जो है कह सकते हैं। वैसे भी मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है आपने सुना है, पढ़ा है, इसको बोलते हैं विदाउट ब्रेकडाउन। यहां पर हम लिख देते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये जो है ना, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ठीक ना। और डिवाइड बाय जो भी इसका लेंथ हो, जो भी इसका डिस्टेंस हो, हमें पता नहीं, मान लो इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज इसका डी ले लेते हैं। तो आपने पढ़ा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। एक बार जो है ना इसका एसआई मात्रक पूछ दिया कि बताइए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप यहां पर गौर करो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कौन सा माने किसको बोलते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका एसआई मात्रक भी वही होगा जो विद्युत क्षेत्र का होगा। तो एसआई यूनिट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो लेते हो क्या लेते हो, वोल्ट पर मीटर, एक तो आप ये लेते हो, और एक और आप लेते हो न्यूटन पर कूलम। तो ये दोनों एसआई मात्रक जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक सा डेफिनेशन, बहुत ही सामान्य सा बात आपको हमने बताया है आज के वीडियो लेक्चर में। और ये तमाम बातें जो है आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन वगैरह जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। छोटा छोटा जो थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव में वो चीज़ें जो है वो पूछा जाता है। तो उस हिसाब से आपको पूरा लेक्चर को थ्रोली पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ इसका नोट्स भी आपको बनाते चलना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे मिलेंगे हम फिर अगले लेक्चर में। लेकिन तब तक आप अपना तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। जो चीज़ें आपने आज सीखा है वो तमाम बातें आप माने रिवाइज कर लेना, क्योंकि रिवाइज अगर आप नहीं करोगे तो ये चीज़ें जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप और भी लोगों को जोड़ते रहिए। तमाम उन लोगों को जोड़िए जो 12th बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं, और उनको जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो है कुछ व्यवस्थाओं की जरूरत है। तो आपको फिजिक्स में हम दे रहे हैं, पूरा कंटेंट आपको सालों भर देंगे, और आप सभी लोग इसी तरह सहयोग बनाए रखें। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम आपसे मिलेंगे, फिर आपके सामने मुखातिब होंगे, लेकिन तब तक इतना जो है बात आप रिपीट कर लेना। ठीक है, तो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे।